अंग्रेजों की गुलामी के लंबे दौर के बाद आखिरकार देश आजाद हो चुका था। राज्य रजवाड़ों के दिन लग चुके थे। लोकतंत्र का सपना नेताओं से लेकर जनता की आंखों में तैर रहा था। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक और जनता के बीच का फर्क मिटने वाला था। इसके लिए जरूरी था चुनाव, और चुनाव कराने के लिए जरूरी थी मतदाता सूची। पर तब न मतदाता सूची थी, न पहचान पत्र, और न ही वोटरों का कोई रिकॉर्ड। आजादी अपने साथ बंटवारा लेकर भी आई थी। लाखों लोग विस्थापित थे, न कोई पहचान पत्र, न कोई दस्तावेज। सबसे बड़ा मसला तो ये था कि चुनाव में वोट कौन डालेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने गुलाम भारत में वोट का अधिकार हर किसी को नहीं दिया था। धर्म, शिक्षा, संपत्ति और लिंग के आधार पर लोगों को वोट डालने से वंचित रखा गया था। तब वोटर लिस्ट में महिलाओं के नाम तक नहीं लिखे जाते थे, बल्कि तब महिलाओं के नाम के आगे बस फलां की पत्नी और फलां की बेटी लिखा जाता था। इन सारी मुश्किलों के बीच आजाद भारत के पहले चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश में पहला चुनाव कराना था, और ये जिम्मेदारी सौंपी गई देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। चुनाव आयोग को पहला चुनाव कराने के लिए शून्य से शुरुआत करनी थी। वक्त लगा, पर तैयारी जारी रही। तय हुआ कि आजाद भारत में हर वयस्क को वोट का अधिकार होगा। महिलाएं किसी की पत्नी या बेटी के नाम पर नहीं, बल्कि अपने नाम से वोट डालेंगी। आजादी के बाद अगले 4 सालों तक देश को पहले चुनाव का इंतजार करना पड़ा, और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। 25 अक्टूबर 1951, यही वो ऐतिहासिक तारीख थी जब आजाद हिंदुस्तान के 20 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने पहली बार खुद के लिए वोट डाला। तब पेटियों में सिर्फ वोट नहीं गिरे थे, बल्कि गिरी थी 200 साल की बेबसी। टूटी थी पहचान की बेड़ियां। पहली बार किसी की बीवी या बेटी नहीं, बल्कि सुनीता, सुशीला, रुक्मणी, रुखसाना, मरियम वोट डाल रही थी। देश का पहला चुनाव बेहद सादगी के साथ पूरा हुआ। तब चुनावी प्रचार डुगडुगी बजाकर किया जाता था, और नेता बैलगाड़ी और साइकिल पर बैठकर चुनावी प्रचार किया करते थे। लोकसभा के लिए हुए इस पहले चुनाव के अगले ही साल 4 फरवरी से 24 फरवरी 1952 के बीच बिहार विधानसभा की 276 सीटों के लिए पहली बार चुनाव हुआ। पहले चुनाव की कामयाबी ने विंस्टन चर्चिल जैसे बड़बोले नेताओं की उन दम भरे बयानों का जवाब दे दिया कि भारत में लोकतंत्र कभी पनप नहीं सकता। यह हिंदुस्तान की जनता की ताकत है, और देश को संविधान देने वाले नेताओं की सोच का नतीजा कि लोकतंत्र आज भी कायम है। लेकिन जनता के लिए, जनता के द्वारा की चुनावी व्यवस्था कैसे 5 साल बाद ही बाहुबलियों के लिए बाहुबलियों के द्वारा बदलती चली गई। इसे जानने के लिए आपको हम लेकर चलते हैं बिहार, जहां की वैशाली से दुनिया को पहली गणतंत्र वाली शासन व्यवस्था का संदेश मिला था। अब 1957 का साल आ चुका था। देश में दूसरी बार चुनाव होना था। तब पूरे देश का चुनाव एक साथ हुआ करता था। 57 में बिहार विधानसभा के लिए दूसरी बार चुनाव हुआ, और यही वो साल था जिसने पहली बार राजनीति में मसल पावर, बूथ कैप्चरिंग, वोटरों को धमकाने और जबरन चुनाव जीतने की ऐसी बुनियाद रखी जिससे आज 68 साल बाद भी बिहार उबर नहीं पाया है। उल्टे इस मामले में आगे ही बढ़ता गया। बिहार में फुटानीबाज उन्हें कहते हैं जो खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, रौब झाड़ते हैं, दिखावा करते हैं, डींगे मारते हैं या चुभने वाली बातें करते हैं।
यानी यहाँ का हर अपराधी और बाहुबली फुटानी बाज है। यह सिवान में मौजूद जीरादेई रेलवे स्टेशन है। इसी रेलवे स्टेशन से 3 अलग अलग लोग 3 अलग अलग वक्त में दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। पहला शख्स जो दिल्ली पहुंचता है वो देश का राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति भवन में पहुंचता है, राजेंद्र बाबू यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा शख्स इसी जीरादेई से दिल्ली जाकर उसी राष्ट्रपति भवन को बेच देता है अपनी कलाकारी से। नाम था नटवरलाल, मिस्टर नटवरलाल। तीसरा शख्स इसी जगह से दिल्ली पहुंचकर सीधे लोकसभा में पहुंचता है, डॉन शहाबुद्दीन। अगर बिहार की राजनीति, चुनाव और राजनीति में बाहुबली की एंट्री की पूरी कहानी समझनी है तो बस इन 3 किरदारों के जरिए इन 3 रास्तों की कहानी को समझ लीजिए। बिहार की इसी सरजमीन जीरादेई में मौजूद यह देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर है। गांधी जी के बेहद करीबी और चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ साथ रहे राजेंद्र बाबू ने सीधा और साफ रास्ता पकड़ा और पाक साफ राजनीति करते हुए इसी रेलवे स्टेशन से दिल्ली में मौजूद राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया, देश के पहले राष्ट्रपति बनकर। जीरादेई में राजेंद्र बाबू के इसी घर से फकत 2 किलोमीटर की दूरी पर यह खंडहर कभी घर हुआ करता था। इस घर का एक लड़का भी इसी रेलवे स्टेशन से दिल्ली पहुंचता है, पर उसे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए न उसे विधानसभा जाना था, न लोकसभा और न ही राष्ट्रपति भवन। वो तो इन सब को बेचने के लिए घर से निकला था। उसने बेचा भी। संसद भवन तब बेच दिया जब संसद भवन में तमाम सांसद बैठे हुए थे और लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। अपने पड़ोसी राजेंद्र बाबू के सरकारी घर राष्ट्रपति भवन को भी उसने बेच डाला था। बिहार के इसी जीरादेई से निकलने वाले उस लड़के का नाम नटवरलाल था। एक ऐसा नाम जो मुहावरा बन गया। साल में 52 हफ्ते होते हैं, ताश में 52 पत्ते, और उन्होंने अपने 52 नाम रखे। लेकिन एक नाम जिससे आज भी उन्हें जाना जाता है वो एक ही है, नटवरलाल, मिस्टर नटवरलाल। सिवान के जीरादेही में ये वही घर है जहां मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव यानी नटवरलाल का जन्म हुआ था। शुक्र है उन्होंने राजनीति में कदम नहीं रखा, वरना क्या पता देश के पूरे चुनाव को ही ठग लेते। राजेंद्र बाबू और नटवरलाल के घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह घर उस डॉन का है जिसने विधानसभा या लोकसभा किसी को नहीं बख्शा। फुटानीबाजी ऐसी कि जेल से ही चुनाव जीत जाता, जो जेल में अपना दरबार लगाया करता। नाम शहाबुद्दीन था। बिहार में राजनीति में अपराधियों या अपराधियों की राजनीति को समझने के लिए इससे बेहतर मिसाल और इससे अच्छी प्रयोगशाला कोई और हो ही नहीं सकती। असल में बिहार में कैसे राजनीति और अपराध का इस कदर घालमेल हो गया कि नेता और अपराधी एक ही सिक्के के 2 पहलू से दिखने लगे। व्यवस्था से मजबूर जनता को ये क्यों लगने लगा कि जो नेता है वही अपराधी है और जो अपराधी है वही नेता, और जो अपराधी है वही नेता बनने के योग्य उम्मीदवार। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ बिहार में होता है, पर जिस तरह से ये बिहार में होता है वैसा देश में शायद ही कहीं देखने को मिलता है। अपराधियों के लिए बिहार में राजनीति एक ऐसा रास्ता है जो धन के साथ ताकत भी दिलाता है। यहाँ राजनीति एक इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री अपराधियों को पैसा भी दिलाता है, सरकारी सुविधाएं भी, और कानून के शिकंजे से बच निकलने की गारंटी भी देता है। इसीलिए बिहार चुनाव में ये फुटानीबाज हमेशा जरूरी होते हैं। नेताओं और राजनीतिक पार्टियों को हमेशा इनकी जरूरत पड़ती है। कभी नेताओं की चुनावी जीत का साधन रहे ये फुटानीबाज आगे चलकर खुद ही विधानसभा और लोकसभा तक में पहुंच गए। पर ये सब कुछ हुआ कैसे, तो इसे समझने के लिए आपको अब लिए चलते हैं पश्चिमी चंपारण।
यह वही चंपारण है जिसके पूर्वी इलाके से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का हिंदुस्तान की जमीन पर पहला प्रयोग किया था। 1917 में गांधी जी की अगुवाई में बिहार के इसी चंपारण जिले में तिनकठिया प्रथा खत्म करने के लिए चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। असल में तिनकठिया प्रथा के तहत तब किसानों को अपनी जमीन पर 1/3 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। गांधी जी के यहाँ आने के बाद अंग्रेजों को झुकना पड़ा और 1918 में इस प्रथा को खत्म कर दिया गया। इसी एक आंदोलन की कामयाबी ने आजादी के लिए आगे के आंदोलन का एक रास्ता दिखाया। यही वो आंदोलन था जिसकी नींव पर आजादी मिली, जनता को इंसान होने का संवैधानिक अधिकार मिला। मगर इसे इस इलाके का इतिहास कहेंगे या फिर इत्तेफाक। आज न तो यहाँ गांधी है, न ही अहिंसा और न कोई आंदोलन। 70 और 80 का दशक आते आते यहाँ गांधी की जगह गन ने ले ली, अहिंसा की जगह हिंसा ने और आंदोलन की जगह अपराध ने। कुछ सालों तक तो चुनाव ठीक ठाक रहा, शायद लोगों के लिए भी नया तजुर्बा था, लेकिन इसके बाद बूथ कब्जाने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन कहते हैं कि चुनाव में डाकुओं की एंट्री पहली बार 80 के दशक में इसी गंडक नदी से हुई। इस नदी के आसपास के इलाके को दियारा कहते हैं। डाकुओं ने इसी इलाके को अपना बसेरा बना रखा था। फिर धीरे धीरे जब इन डाकुओं की अहमियत नेताओं को पता चली तो नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए इन्हीं डाकुओं को अपना हथियार बना लिया। बाद में डाकुओं को लगा कि जब उनके जिताए कैंडिडेट विधानसभा और लोकसभा में पहुंच सकते हैं तो फिर वो खुद क्यों नहीं, और बस वहीं से बाद में यही अपराधी और डाकू भी सीधे चुनाव लड़ने लगे। बिहार की राजधानी पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर ये इलाका तब बारूद के ढेर पर बैठा था। यहाँ खेतों में गन्ने की बजाय गन और तवे पर रोटियों की बजाय गोलियां सेकी जाती थी। इस इलाके में उतने हाथ नहीं जितने हथियार थे। इतने हथियार कि अगर एक साथ पूरा गांव सड़क पर उतर आए और एक साथ ट्रिगर दबा दे तो मीलों तक गोलियों की गूंज के साथ साथ पल भर में सैकड़ों लाशें बिछ जाएं। किसी एक इलाके में मौत का इतना बड़ा जखीरा पूरे हिंदुस्तान में शायद ही किसी और इलाके में तब रहा होगा। डाकुओं का दल जो था, क्योंकि वो जमींदारी से जस्ट छूटा हुआ वक्त था, और जमींदारों के जो पोषित गुंडे थे वो लोकतंत्र के इस दौर में डाकू बन गए। कल तक वो जमींदार के गुंडे थे और बाद में वो अब दस्यु के कवर में चले गए। जो जमींदार फिर राजनीति में चले आए और राजनीति में आकर के आप देखें कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके स्पीकर लक्ष्मी नारायण सुधांशु अरेस्ट किए गए थे रूपसपुर मास किलिंग के लिए। रूपसपुर में जब संथालों की हत्या हो गई थी, सामूहिक हत्या हुई थी, तो ही वॉज अरेस्टेड। आप बताएंगे कि मास किलिंग को लेकर देश के किसी और सूबे में कोई स्पीकर गिरफ्तार हुआ हो मास किलिंग के लिए? अपराध को लेकर के ही चंबल प्रसिद्ध है। तो जहां अपराध होगा वो चंबल हो गया। तो मान लीजिए ऑलरेडी एक चंबल है तो इसको मिनी चंबल नाम दे दिया गया। थोड़ा और बढ़ जाता तो चंबल 2 हो जाता है, लेकिन उतना ही पर रुक गया तो इसलिए इसको मिनी चंबल नाम दिया गया। चंबल मतलब अपराध, अपराध का जो केंद्र है वो चंबल है, इसीलिए इसको मिनी चंबल बोला जाता था। तो इसी को क्यों कहा गया? और भी तो बिहार में बहुत सारे इलाके, हर जगह अपराध का अलग अलग स्वरूप था। बिहार में तो पूरा बिहार तो अपराध के लिए मैंने आज भी बदनाम है। हालांकि आज वो अपराध नहीं है लेकिन फिर भी बदनाम है। यहाँ का जो अपराध था वो एक अलग स्वरूप का अपराध था। कैसे? जैसे अपराध के पीछे शुरू से होता था कि संपत्ति लूटपाट होता था। यहाँ जो अपराध हुआ उसमें संपत्ति छोड़ करके आदमी को उठा के लेके चल जाते थे, मतलब किडनैपिंग का कारोबार बिहार में बगहा से ही शुरू हुआ और ये पश्चिमी चंपारण में सिमट गया, धीरे धीरे और पूर्वी चंपारण और कहीं कहीं गया, लेकिन शुरुआत बगहा से ही हुई किडनैपिंग का शुरुआत। अब का 1985 से जो है 90 तक का जो अपराध का जो ग्राफ था, उस समय दिन में आप जो है 4 बजे के बाद
घर से निकलना लोग को दुर्बल था, निकल नहीं सकते थे, आप इधर उधर आ जा नहीं सकते थे। दिन में भी जाने में लोगों को डर लगता था नेता में उस समय। तो रात का कौन कहे, आज तो स्थिति दूसरी है, बदलाव हुई है बहुत ज़्यादा। लेकिन उस समय अपराध चरम सीमा इसलिए था कि लेवी के लिए चिट्ठी आती थी। अपराधी जो है, आप बड़े साहूकार हैं तो आपके पास चिट्ठी भेज दिया, मुहर लगा दिया कि मैं बिहार सरकार हूँ, फलना बोल रहा हूँ, और चिट्ठी भेज दिया कि आप इतना इतना सामान भेजा दीजिए। अगर आप सामान नहीं भेजाए तो आपका अपहरण हो जाता था, आपको ले जाकर टर्चर किया जाता था। आपसे पैसा जब मिलता था उस समय, अपहरण का जब फिरौती मिलता था तब छुटकारा मिलती थी। गंडक नदी हमारी जो निकल रही है ना, ये नेपाल से निकल रही है, और गंडक नदी के आसपास में किसानों की खेतियां हैं। चंपारण जब मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था, तो चूंकि किसान नदी के सहारे, नाव के सहारे, छोटी नाविक से होकर के ही अपनी खेती बाड़ी करने जाया करते थे, या नाव के सहारे होकर के, या चचरा पुल जो हुआ करता था उस वक्त, उस सहारे से बाइक उइक से भी जाया करते थे। तो अपराधियों को इतना मनोबल बढ़ा था कि बाइक दौड़ा करके छीन लिया करते थे। एक अलाउद्दीन डाकू हुआ करते थे, बहुत मतलब अपने ज़माने का नामी ग्रामी डाकू हुआ करता था। तो दौड़ा करके बाइक वालों को पकड़ लिया करते थे, अपहरण कर लिया करते थे। डर की वजह से किसान दियारा खेती करने नहीं जाते थे। आज भी उस ज़माने के अपराधी जो थे, डकैत जो थे, आज भी बहुत किसानों की खेतियों को उन लोगों ने अपने मुट्ठी में लेकर के, अपने दबंगता के उस पर लेकर के आज भी वो अपनी खेती करते हैं दियारा क्षेत्रों में। आज भी वो किसानों के हाथ में उनकी ज़मीनें नहीं हैं। तो ये यहाँ का सिचुएशन था उस वक्त अपराध का। तो अपराध की यहाँ पृष्ठभूमि दो तरह की रही है, पश्चिमी चंपारण में और ख़ास तौर से बगहा पुलिस जिला में। यहाँ एक मजबूरी में हुए अपराध कर्मी और दूसरा शौकिया हुए। तो शौकिया में ये प्रोफेशन चल पड़ा कि मेरी बात लोग माने, मैं जो कहूँ सो हो। जो कभी ज़माने में यहाँ जो ज़मींदार लोग करते थे, उनके जगह पर ये अपराध कर्मी आ गए। दियारा के लोगों का खेत हड़प लेना, जोत लेना, उनका गन्ना हड़प लेना, खेती नहीं करने देना। तो जो खास पर शौकिया थे, उन लोगों ने ऐसा ज़्यादा किया। वो 80 का ही दशक था जब बिहार में राजनीति खतरनाक करवट ले रही थी। जंगल, पहाड़, बिहार और दियारा के इलाकों ताकतवर कमजोरों की जमीन और उनकी खेती लूट रहे थे, और उन्हें पनाह दे रहे थे वो नेता जिन्हें जनता ने लोकतंत्र की पहरेदारी सौंपी थी। गंगा गंडक से घिरे दियारा इलाके में धीरे धीरे बदले की कहानी शुरू हुई। जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले सभी ने हथियार उठा लिए। मिनी चंबल कहे जाने वाले पश्चिमी चंपारण के इस इलाके में कोई बागी बनकर डकैती डालने लगा तो कईयों ने डकैतों का सामना करने के लिए हथियार उठा लिए। सियासत का पहिया कुछ ऐसा घूम रहा था कि हथियार उठाने वाले दोनों हाथों को पता ही नहीं था कि कब और कैसे वो लोकतंत्र के पहरेदारों की मुट्ठी में कैद होते चले गए। लेकिन नेताओं का साथ पाकर बागियों का बल बढ़ गया, क्योंकि कई नेताओं ने जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी भुला दी और चुनाव जीतने के लिए डकैतों का इस्तेमाल करने लगे। आगे चलकर नेताओं की खिदमत करने वाले कई डाकू जनता के मुख्तार बन गए। जो शौकिया में जो लोग हुए, जैसे राधा यादव, उनके भतीजा चुम्बन यादव, नेमा यादव, पत्थर सिंह चौहान भी मजबूरी में उठाया। वो पुलिस से आया था, वो होमगार्ड का जवान था, यही खरपोकरा का रहने वाला था। तो वो हुआ, और फिर आपको ध्रुव मल्ला, रामचंद्र चौधरी, ऐसे तमाम लोग जो हुए उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ। मुखिया से लेकर के पश्चिमी चंपारण में दो संसदीय क्षेत्र है। तो एक जो बेतिया के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र के जो सांसद हुआ थे कांग्रेस के ज़माने में, वो बिहार के सीएम भी रहे। उनको कहा जाता है सम्मानीय केदार पांडे जी, बिहार के सीएम रहे।
तो उन पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। अब जैसे लच्छन के नाम से जाना गया, सत्तन के नाम से जाना गया, वो सभी उनको वो संरक्षण देते थे, क्योंकि दियारा में उनका बूथ होता था। दियारा के काफ़ी दियारा का बेल्ट उनके संसदीय क्षेत्र में था। तो ऐसा आरोप लगा कि वो संरक्षण देते हैं। और पुलिस की भी ये कहानी थी, पुलिस भी मानती थी कि संरक्षण। अब रहा कि जब राजनीतिक जो मालिक हैं, जो देश चला रहे हैं, राज चला रहे हैं, जब वो ही ऐसा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है अपराध पैदा होना। उस समय ये लोग राजनेताओं के साधन हुआ करते थे। जो अपराधी थे वो राजनेताओं के साधन हुआ करते थे। साधन के रूप में इनका उपयोग होता था। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक साधन 4 पहिया वाहन, कहीं जाना है तो उसको लेके मैं गया। उसी तरह से उनको चुनाव जीतना है तो अपराधियों का वो लोग सहयोग लेते थे। उनके माध्यम से बूथ वगैरह कब्जा कर लिए, लोगों को धमका दी, फला आदमी को ही वोट देना है, फला पार्टी को ही वोट देना है, इस तरह से करके और साधन के रूप में उनका उपयोग हुआ। बाद में परिस्थिति बदली, उनके दिमाग में भी कुछ उनका भी अपना थर्ड सेंस जो होता है वो जगा। तो उनको लगा कि रे भाई मेरे बदौलत तो ये हो रहा है तो मैं क्यों नहीं हो जाऊँ। तो उससे पहले राजनीति का अपराधीकरण या अपराध में राजनीति नहीं था, जो भी था इनडायरेक्ट परोक्ष रूप से था। इसके बाद ये प्रत्यक्ष रूप से होने लगा और अपराधी लोग उनको छोड़ करके खुद जाने लगे। अगर नेताओं को संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो एक पटना से फरमान नहीं जारी होता। लोगों को फरमान होता था कि यह करना है, इसको मार देना है, इसको ही कर देना है, फरमान होता था। उस समय नाम नहीं आता था, लेकिन राजनीति पूरा दबाव था उन लोगों का। इस अपहरण उद्योग का व्यवसाय पश्चिमी चंपारण बेतिया के एसपी SSP यादव ने शुरू किया था। चोरी डकैती लोग करते थे, यार इससे क्या होगा, अपहरण करोगे तो एक अच्छी मोटी रकम मिलेगी। इसी नाते उन्होंने अपहरण उद्योग चलाया। पहले अपराधी ताकत के बल पर लोगों को डराता था, धमकाता था, वोटरों को लुभाता था। एक बार बोल दिया तुमको फला वोट देना तो डर की वजह से देता, अगर मैं नहीं देता हूँ तो मेरी जान चली जाएगी, मेरे बच्चे मारे जाएंगे, मैं मारा जाऊँगा। आज की स्थिति ये है सर कि आज पैसों पर सब कुछ होता है। आज पैसे पे वोट बिक जाते हैं, पैसों पे लोग खरीद लेता है वोट को खरीद करके उसका ही कर लेता है अपना। गरीब लोग हैं, 2 रुपये चाहिए खाने पीने के लिए, रोजगार उनके पास आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, पैसे तो चाहिए पेट के लिए, उनको बाल बच्चों के लिए, तो आज भी पैसे लेकर के लोग अपना काम कर लेता है बेचारा। खेती की जमीन और फसल की लूट से बात आगे बढ़ते हुए अब किडनैपिंग, रंगदारी, जबरन वसूली, लूट और डाका जनी तक जा पहुंची थी। पश्चिमी चंपारण के अलावा रोहतास का पहाड़ी इलाका, कैमूर, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय के गंगा से घिरे दियारा के इलाके डाकुओं के पनाहगाह बनते जा रहे थे। एक से बढ़कर एक डाकुओं के नामों की यहाँ तूती बोला करती थी। 70 से 90 के दरमियान 10,000 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतारे जा चुके थे। 70 से और 90 का इतिहास। यूं तो हम लोग अंग्रेज के ज़माने में ही अपराध के चलते ही जोगापट्टी को यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम कहा गया। शुरुआत तो वहीं से होती है, लेकिन जो एकदम बंदूक की जो गूंजी चंपारण में, वो केदार पांडे के ज़माने से ही होगा। और इसमें 70 से लेकर के और 90 तक का इतिहास कुछ और रहा है, और 90 के इतिहास के बाद से इतिहास कुछ और रहा है। 70 से 90 तक के बीच में, 70 के आसपास में एक अपराधकर्मी होता था जोगापट्टी का गामा, जो जिसके कालांतर में लक्षण, सत्तन और वगैरह वगैरह जितने लोग सब इसके शागिर्द थे। और गामा के बाद हुआ मुस्लिम, और मुस्लिम से सब सने हुआ ये, इसके जो नाम बताएं अभी, सब इसी के शागिर्द थे। लेकिन गामा ही इसकी शुरुआत है 1970 से। नामी बनिया और बदनामी चोर वाली जो बात है ना, तो शुरुआत बिहार से ही हुआ, तो इसीलिए बिहार बदनाम हुआ। सो आज तक उसके ऊपर एक बदनुमा दाग लगा ही है। अच्छा दाग होगा तो उसको धुलने में समय लगेगा, लेकिन अगर ख़राब दाग लग जाए तो वो बहुत दिन तक रहता है। अभी पता नहीं कब तक बिहार का ये बदनुमा दाग बिहार के माथे पर पता नहीं कब तक रहेगा, इसको नहीं कहा जा सकता है। बिहार इसके लिए बदनाम है, हालांकि बिहार से अधिक क्राइम और जगह है। तो 1985 से लेकर 90 की स्थिति बहुत भयानक थी। उस समय नरसंहार हुई थी आपका 96 में जो है नौरंगिया दोन में। उस समय 15 थारू निर्दोष लोगों का हत्या किया गया था अपराधियों द्वारा, और
उसके बाद आपका बथुवरिया जो है 13 आदमी की जो है आपका हत्या हुआ था। उस समय एसपी थे आपका AK अम्बेडकर आए थे। अब पहला पोस्टिंग पहला जगह था उनका, ज्वाइनिंग किए उस समय वहाँ हत्या हुई थी, लोगों का घर जला दिया गया था। वहाँ अपराधियों का मैंने रण बसेरा माना कहा जाए, मैंने मिनी चंबल का रण बसेरा जो है बथुवरिया में था। जो लोग जानते हैं कि ये क्रिमिनल रहा है, आज वो राजनीति में आकर अपनी छवि को धूल लिया है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन लोग तो देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि यहाँ से 4 बजे के बाद हम 5 किलोमीटर की दूर पे मेरा घर में घर नहीं जाया करता था। रात की बात तो आप छोड़ दीजिए, दिन में हम लोग डर और खौफ की वजह से घर नहीं जाया करते। 4 बजे के बाद सारे लोगों के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। मासूम बच्चे अपने घरों से नहीं निकलते थे, बूढ़े जवान नहीं निकलते थे। अगर निकल गए तो डर ये था कि फिर हमारे बाप हमारी माँ घर आएंगी वापस कि नहीं आएंगी, इसका डर लगा रहता था। तो उस वक्त नेता लोग मदद करते थे? क्या मदद करते थे? उनकी अपनी जान प्यारी थी, दूसरे क्या वो मदद कर सकते थे? सरकार में हैं, लोग बैठे हुए हैं पटना में। कोई किसी की मदद नहीं करता था, न कल कोई किसी की मदद करता था, न आज कोई किसी की मदद करता है। मदद करता तीनों बताते। इसी चंपारण की जमीन ने आजादी के बाद 80 के दशक में नेताओं को चुनाव जीतने का एक रास्ता दिखाया। वो रास्ता था फुटानी बाजू, यानी अपराधियों को हथियार बनाकर चुनाव जीतने का। ये वो दौर था जब पहली बार बिहार में थोक के हिसाब से डाकुओं को चुनावी मैदान में नेता अपने साथ लेकर उतरे थे। बंदूक और बैलेट का खेल यहीं से शुरू हुआ था। ये 10-12 के गिरोह में जाते थे और गांव के लोग अगर आते थे तो आश्रम से हटा देते थे और जाके बूथ के पर कब्जा कर लेते थे। जो पोलिंग वगैरह था तो बंदूक लोग सटा देते थे, बैलेट पेपर वगैरह लेते थे, 4 को 5 को मिल कर अपने ही मारते थे, सिग्नेचर कर देते थे, सब डाल देते थे। बदले में उनको क्या मिलता था नेताओं से? संरक्षण, पुलिस उनको परेशान नहीं करती थी, उनको बचाते थे, राजनीतिक लोग बचाते थे। बिहार को बिहार के लोगों ने बदनाम किया। जो शीर्ष पर बैठे उन्होंने कभी बिहार के लिए अच्छा सोचा ही नहीं। उन्होंने तो ये सोचा कि ये चलता रहेगा तो मेरा कार्यक्रम चलता रहेगा। एक फिल्म आई थी जय गंगा जल, उसमें दिखा रहा था कि अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो उस पर चढ़ करके हमारा पोस्टर कौन लगाएगा, इनका रहना ज़रूरी है। तो वही बात कि इस टाइप के लोग रहेंगे तभी इन लोगों का काम चलेगा, इन लोगों की दुकान चलेगी। अपराधियों जब ये देखे कि भाई मान लीजिए मेरे चलते दूसरा कोई विधानसभा लोकसभा पहुंच सकता है तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता, तो उनको साइड करके अपने आगे बढ़े और उसी दबदबा पर, उसी दबाव और उसी डर पर भय दिखा करके अपने आप को वोट लिया। और आज विधानसभा लोकसभा आज भी अपराधी लोग पड़े हुए हैं सरकार में, सबके सरकार में पड़े हुए हैं। सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त है, आज के डेट में प्राप्त है। तब चुनाव में नेताओं के कहने पर डाकू सिर्फ बूथ नहीं लूटा करते थे, बल्कि बाकायदा खुला खत यानी ओपन लेटर लिखकर गांव-गांव में बंटवाते थे। इस लेटर में हुक्म होता था कि किस पार्टी के किस उम्मीदवार को इस बार वोट देना है। लेटर के नीचे किसी डाकू का नाम नहीं लिखा होता था, बल्कि बिहार सरकार लिखा जाता था, क्योंकि ये डाकू अपने आप को ही बिहार सरकार मानते थे। फरमान उनका एक आदमी आया, चाहे रात में पूरी टीम आई और उस गांव के किनारे खड़ा होकर, चाहे गांव में एक साइड से इधर से गया इधर से निकल गया, फरमान जारी कर दिया फला आदमी को कल सुबह वोट देना है, कल सुबह वोट देने अगर कोई जाएंगे तो फला पार्टी को ही वोट देंगे। इस तरह से फरमान होता था। बाद में लोगों के घर घर चिट्ठी भी जाने लगा। उनका जो चिट्ठी आता था वो बिहार सरकार लिख करके आता था। वो अपने आप को गवर्नमेंट के पैरेलल बिहार सरकार वो भी अपने आप को घोषित कर दिए थे। अघोषित सरकार हो गई थी बिहार सरकार करके, वो स्वघोषित, अघोषित नहीं स्वघोषित बिहार सरकार। यहाँ के अपराधी होते थे उस समय, यही चलता था, यही होता था उस समय। तब चुनाव में हुक्म के हिसाब से उम्मीदवार जीत गया तब तो ठीक, पर गलती से कहीं हार गया
तो फिर गांव के गांव को डाकू अपने निशाने पर ले लेते, कत्लेआम करते, लोगों को किडनैप कर लेते। पहला काम इनका बूथ लूटना और लोगों को हड़काना था, धमकाना कि फला आदमी को वोट देना। ये काम वो लोग करते थे। एक फरमान जारी करते थे कि फला आदमी को या फला पार्टी को वोट देना है। फरमान न माने तो फरमान नहीं मानने का तो अंजाम ही होता था। लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो नहीं माने, सब लोग मान जाते थे। इतनी क्षमता उस समय किसी में नहीं थी जो नहीं माने, लगभग लोग मान जाते थे। अगर कोई नहीं माना तो अगर उनका आदमी जीत गया तो माना नहीं माना कोई नहीं देखता, कारण कि उस समय इतना डिजिटल सब चीज़ नहीं था। जीत गया हो गया, चलो भाई हमारा फरमान कारगर हो गया। हार गया तब उसका अंजाम बुरा होता था। हारने के बाद उसका अंजाम बुरा होता था। गांव में आग लगा देना, गांव वालों को पकड़ के पीटना, सामूहिक रूप से नरसंहार करना, ये सभी काम यहाँ हो गया। राजनीति और अपराध के इस इलाके में ऐसी जुगलबंदी हो चुकी थी कि सिस्टम हार चुका था। कानून व्यवस्था नाम की चिड़िया यहाँ की जमीन और आसमान को खाली कर चुकी थी। शाम छोड़ी दोपहर के शाम में तब्दील होने से पहले ही लोग घरों में खुद को बंद कर लेते थे। इसी जंगल राज के बीच 1985 प्रधानमंत्री राजीव गांधी चुनावी प्रचार के लिए जब यहाँ पहुंचे, तब भीड़ ने आवाज लगाई, हम जीना चाहते हैं, हिंसा हमें मार रही है, हमें भय से बचाएं। तब राजीव गांधी ने लोगों से वादा किया था कि नई सरकार बनते ही इस पूरे जिले को भय मुक्त कर देंगे। इसी के बाद इसी मिनी चंबल को डाकुओं और अपराधियों से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर चलाया गया। इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद धीरे धीरे मिनी चंबल की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। बहुत से डाकू मारे गए, बहुत से यहाँ से लगती नेपाल सीमा में जाकर छुप गए। कुछ ने खाकी पहनकर पहले से खाकी पहने नेताओं का दामन थाम लिया। वैसे तब तक दौर बदल चुका था। किडनैपिंग और फिरौती का शहरीकरण हो चुका था। अब पटना समेत बिहार के बाकी छोटे बड़े शहरों के अपराधियों ने डाकुओं से ये काम अपने हाथों में ले लिया था। डाकू जब खत्म हुए तो नक्सल्स आए, नक्सल से फिर भिड़ंत हुई शासन की। तो इस तरह से जब आप देखेंगे कि अपराध के जितने सारे आयाम हैं वो बिहार में सबसे देश के सबसे बड़े सूबे से ज़्यादा बढ़ के है। यहाँ पे 70 के खत्म होते होते और 80 के शुरुआत का लगभग ये वही दौर था जब बिहार में चुनावी सियासत ने यहाँ के खेतों की मिट्टी में खून मिलाने का काम भी किया। अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, जात पात की ऐसी लकीरें खींच दी गई कि जगह जगह फिजाओं में बदले की हवा खुल गई। इस नाइंसाफी ने एक तरफ माओवादियों को दलितों और भूमिहीनों का मसीहा बनने का मौका दे दिया, तो दूसरी तरफ ऊंची जाति के जमींदारों को इस बगावत को कुचलने का। नतीजा ये हुआ कि आने वाले वक्त में बिहार अनगिनत नरसंहार का गवाह बन बैठा। सामूहिक हत्याकांड की यहाँ झड़ी सी लग गई। 12 पठानी टोला, लक्ष्मणपुर बाथे, सेनारी, मियाँपुर, हर घटना जैसे एक दूसरे का जवाब बदला था। ये जवाब अक्सर रात के अंधेरे में गोलियों से दिया जाता था और बिहार की जमीन जहां तहां खून से लाल होती जा रही थी। मास किलिंग मतलब दलेलचक बघौरा सूची बनाने लगे तो मैं फिर कह रहा हूं कि पूरे देश में नंबर 1 होगा बिहार मास किलिंग में। और मैं उस घटना को आज भी नहीं भूल पाता हूं। दलेलचक बघौरा में जब 60 शव लाशें एक कतार से पड़ी हुई थी, क्या कोई शोले फिल्म बनाएगा जो ठाकुर के पूरे खानदान को खत्म कर दिया। 60 लाशें बगैर सर के, नक्सल्स उसको सर कलम करके भाग चुके थे। सिर्फ उनके बॉडी से उनके शरीर से पता चल रहा था कि ये कौन है। बेल्ची नरसंहार 1971 बिहार की राजधानी पटना से करीब 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था बेल्ची। 17 मई 1977 की रात गांव में कयामत उतर आई थी। पूरा गांव जब गहरी नींद में सो रहा था, तभी कुछ दबंग लोग हथियारों के साथ उस गांव में दाखिल हुए। उन्होंने चुन चुन कर कुछ घरों में दस्तक दी
और लोगों को बाहर खींच लिया। हमलावरों ने गांव के 11 दलित मजदूरों को जिंदा आग के हवाले कर दिया था। अगली सुबह गांव में राख हो चुके इंसानों की अधजली लाशें पड़ी थी। तब इस नरसंहार ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद मौके पर पहुंची थी। यह नरसंहार कुर्मी जमींदारों और दलित खेतीहर मजदूरों के बीच जमीनी झगड़े का नतीजा था। यही झगड़ा जातीय नफरत में बदल गया। इस एक नरसंहार ने ही बिहार में जाति बनाम जाति की कहानी शुरू कर दी थी। तलेलचक बघौरा नरसंहार 1987। 10 जून 1987 की रात थी। बिहार के गया जिले के बघौरा गांव में बंदूकों से लैस माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी के हथियार बंद दस्ते ने चुन चुन कर राजपूतों के घरों से उन्हें बाहर निकाला, खेतों में ले गए और उन्हें गोली मार दी। इतना ही नहीं, गोली मारने के बाद उनके जिस्म के हिस्से को काटा, औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। बाद में जब लाशों की गिनती हुई तो ये गिनती 42 लाशों पर जाकर खत्म। जाने से पहले हमलावर ऐलान कर गए कि अब हर जुल्म का जवाब हथियार से मिलेगा। रणवीर सेना का जन्म 1994। 90 का दशक आते आते बिहार के कई गांव लाल झंडों से पट चुके थे। नक्सली संगठन एमसीसी और पीडब्ल्यूजी गरीब दलितों और पिछड़े तबकों में अपनी पैठ बना चुके थे। नौजवानों पर खास तौर पर इनका असर हो रहा था। नतीजतन भूमिहार और राजपूत जमींदार अब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। उसी डर और खौफ के चलते उस दौर में भूमिहार किसानों ने अपनी एक निजी सेना बनाई। नाम रखा रणवीर सेना। यह नाम दरअसल रणवीर बाबा से लिया गया था, जो भूमिहार समुदाय के लोक देवता माने जाते हैं। रणवीर सेना के गठन का मकसद था माओवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना। कहने को ये सेना रक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन जल्द ही रणवीर सेना खुद आतंक की पहचान बन गई। इनका एक ही नारा था, जो हमारे खिलाफ है वो मारा जाएगा। रणवीर सेना के जन्म के साथ ही अब खेल और खूनी हो चुका था। बारह नरसंहार 1992। रणवीर सेना बन जाने के बाद माओवादी ठान चुके थे कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। 12 और 13 फरवरी 1992 की रात थी। 12 गांवों में सन्नाटा पसरा था। तभी एमसीसी के करीब 100 नक्सलियों ने 12 गांवों को चारों तरफ से घेर लिया। फिर वही हुआ जो पहले भी हो चुका था। लोगों को घरों से निकाला गया, बाहर खींचा गया, उनके गले रेत डाले गए। इस नरसंहार में कुल 40 भूमिहारों का कत्लेआम हुआ था। पठानी टोला 1996। 12 नरसंहार के 4 साल बाद ही रणवीर सेना ने वही भयानक कहानी दोहराई। भोजपुर जिले के बथानी टोला गांव में उस रात कयामत उतरी थी। 11 जुलाई 1996 की रात लगभग 200 हथियारबंद लोगों ने गांव बथानी टोला पर धावा बोल दिया। 21 लोगों को घरों से निकाल कर गोली मारी गई। यह रणवीर सेना के बदले की पहली किश्त थी। लक्ष्मणपुर बाथे 1997। रणवीर सेना और माओवादियों के बीच दुश्मनी की खाई और गहरी होती जा रही थी। सरकार खामोश बैठी थी। 1 दिसंबर 1997 की रात रणवीर सेना के हमलावरों ने बथानी टोला गांव पर इस बार धावा बोला था। यह बिहार के सबसे खूनी नरसंहार में से एक था। कुल 58 लोगों का कत्लेआम हुआ और घरों को आग लगा दी गई। इस नरसंहार को बाद में राष्ट्रीय शर्म कहा गया था। शंकर बिघा 1999। बिहार के जहानाबाद में 25 जनवरी 1999 की रात शंकर बिघा के गांव वाले जब गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज से पूरा गांव दहल उठा। रणवीर सेना ने फिर अपना खूनी खेल खेला था। इस नरसंहार में 22 दलितों को मार डाला गया।
सेनारी नरसंहार 1999। शंकर बिघा के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि फिर एक नरसंहार हो गया। 18 मार्च 1999 की रात माओवादियों ने सेनारी गांव में धावा बोलकर 40 लोगों को एक साथ कतार में खड़ा कर उनका गला काट दिया। मियापुर नरसंहार साल 2000। एमसीसी और रणवीर सेना की खूनी जंग को 23 साल बीत चुके थे। बिहार के औरंगाबाद के मियापुर गांव में 16 जून 2000 को रणवीर सेना ने फिर धावा बोला। इस बार भी घरों से लोगों को खींच खींच कर कतार में खड़ा किया गया। फिर ठीक माओवादियों के ही अंदाज में हर एक का गला काट कर उन्हें मार दिया गया। उस दिन मियापुर में कुल 35 लाशें गिरी थी। बिहार अब एक साथ कई मोर्चों पर अपराध से घिरा था। नेताओं की उदासीनता अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ा रही थी। अब उनमें इतना हौसला आ चुका था कि सीधे नेताओं से ही सौदा करना शुरू कर चुके थे। सौदा पावर के बदले पावर का, यानी चुनाव में नेता अपराधियों के पावर का इस्तेमाल करें और बदले में सियासतदान उन्हें कानून के शिकंजे से बचने की ताकत दे। पश्चिमी चंपारण के डकैतों और जातीय नरसंहार के बाद अब भी बिहार को बहुत कुछ देखना बाकी था। अब न समाजवाद है, न साम्यवाद है और न पूंजीवाद है। अब जो एक ही वाद है कि भाई चलो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, और प्रोफेशनल व्यवसाय हो गया है, राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। और वह व्यवसायीकरण में अपराधी भी आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं। तो अच्छे लोगों के लिए परेशानी है। अच्छे लोग टिक नहीं पा रहे हैं, राजनीति में अच्छा लोग नहीं आना चाह रहा है। अब इसको ये अब मानता है कि नहीं मेरे लायक नहीं है, अच्छे लोग भाग रहे हैं, जो ये देश के लिए बढ़िया चीज़ नहीं है। कहानी यहाँ भी खत्म हो जाती तो भी शायद बहुत कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि 80 के दौर के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले वैसे नेताओं का दौर बहुत लंबा नहीं चला। लेकिन आगे चलकर जो कुछ भी हुआ, उसने अपराध का ऐसा लोकतंत्रीकरण किया कि आजादी के आंदोलन से लेकर जेपी आंदोलन तक अगुआ रहा बिहार बदनाम हो गया, अपने ही कुछ नेताओं के नाम से, उनके काम से, जिन्हें हम कह रहे हैं फुटानीबाज।